All right, so that was the National Conference's Farooq Abdullah, the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, addressing the queries of the media. He said that the people of Jammu and Kashmir have given their mandate to the National Conference. He also said that the people of Jammu and Kashmir have rejected the abrogation of Article 370. Joining me on the telecast is Ashik Mir. Ashik, a decisive victory impending for the Congress National Conference, and particularly Farooq Abdullah talking about the abrogation of Article 370 and claiming that the people of Jammu and Kashmir have rejected it. My name is Camera Salah. Oh, down. कर दीजिए All right, so that was Farooq Abdullah. He has come out first time since the trends were favouring National Conference in Jammu and Kashmir. He has addressed the people. He's spoken particularly about the issues of Jammu and Kashmir, which is unemployment. He spoke about inflation. He talked about the drug menace and the resolve of the new party, the new government that will be elected, that will be formed by the National Conference and the Congress Alliance, that has all the plans structured to fight these issues. Ashik, if you can hear me. बिल्कुल मेघा, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। विजुअल के जरिए भी देख सकते हैं आप किस तरह से वर्कर्स को भी आना शुरू हुए, क्योंकि आपसे रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता पे लोगों में चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ है अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ये रिजल्ट्स जो है दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुमत का आंकड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है पार कर रहा है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल जगहों पर जो है आपकी जीत दर्ज हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सब जगह पर जीत हुई है, बिल्कुल कई जगह पर नहीं है, सब जगह पर जीत हुई है। अलायंस के साथ में हुई है, लोगों ने फैसला किया इस बार इंशाल्लाह बीजेपी को हटाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। ये आज हमारे बहुत खुशी का दिन है। आज 10-12 साल के बाद बीजेपी का जो इधर का दबदबा हट गया, आज हम इस पे खुशी है। बीजेपी ने यहाँ एक डाका डाला था, वो डाका हम वापस लाने आ रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लोगों की उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, लोगों की जरूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। आज हम सोच रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसने आज कश्मीर का फैसला हाथ में लिया है। क्या क्या बदलाव नेशनल कॉन्फ्रेंस करनी जा रही है, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आ रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या क्या होना चाहिए? देखो, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है, हम गरीबी पहले बेरोजगारी हटाएगी, बेरोजगारी से दूरी होगी और जो लोगों के मसाइल है वो आएंगे, स्टेटहुड आएगी वापस। अच्छा, इसके लिए लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। और जो यहाँ से हमारा जमीन छीने गई है और इलेक्ट्रिक जो आजकल माहौल है उसके लिए लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देख सकते हैं आप मेघा की किस तरह से यहाँ पर वर्कर्स में जोश है और किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन हमने देखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर जो कि श्रीनगर के नवाई सुख में वाक़ा है, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह लोगों की भीड़ जो है उमड़ कर आई और इस तरह के विजुअल जो है कश्मीर में कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सेलिब्रेट कर रही है इस जीत को। जी मेघा। All right, Ashik, thank you for giving us that update. Umar Abdullah speaking to the media now. जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा, मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग
जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। Was the very decisive Farooq Abdullah claiming that it is going to be the National Conference and the Congress that will be forming government, and he has already spoken who the Chief Minister is going to be, Omar Abdullah, his son, and the former Chief Minister of Jammu and Kashmir. Okay, all right, I'm going to bring to your attention, there are some more developments that have taken place. Political party leaders, candidates who have won their seat. Shakti Rani Sharma, who has won from Kalka, she's won by a margin of 10,201 votes. There is the Congress candidate Aftab Ahmed, who has won the new seat. In Haryana, Vinesh Fogart has won the Julana seat by a thin margin of 5,761 votes. Ravinder Raina has lost the Naushera seat, the BJP candidate. And it's Aditya Surjewala who has won the seat by 8,183 votes. We've also getting to know that Omar Abdullah, the result has been declared for the Budgam seat. He has won the seat by over 18,500 votes. Gandarbal is a close fight once again. Omar Abdullah leading Gandarbal with a little over 6,000 votes. We've also gotten to know in Jammu and Kashmir, Sajjad Lone, who is leading but with a very thin margin of 728 seats. Ravinder Raina, like we said, has lost Naushera from the BJP. Iltija Mufti a long time ago was declared as the loser from the seat in Kashmir. Manohar Kesri on the telecast with me. Manohar, let's hear it from you on the ground, the situation. Haryana is what the focus is of the BJP. Likelihood of it winning the election and forming the government for the third consecutive time is now becoming more of a reality. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को भी ये उम्मीद नहीं थी और इस बार बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में हैट्रिक बनाने जा रही है। हालांकि अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर और यहाँ पर सुबह से जो जश्न का माहौल था, सन्नाटा पसर चुका है, ढोल नगाड़े बंद हो चुके हैं और ढोल बजाने वाला भी जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति थी, हमने देखा कि जब पोलिंग हो रहा था तो पोलिंग स्टेशन पे बहुत ज्यादा साइलेंट वोट पड़ रहे थे और वो साइलेंट वोट जो है सो बीजेपी के खाते में दिख रहा है। जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, अभी आप देखिए चुनाव आयोग की जो वेबसाइट से डेटा है उसमें जो है सो 50 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस के खाते में मात्र 35 सीटें जाती हुई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि ये संख्या जो है सो सीटों की बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं की ओर से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके भी जानकारी दिया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिख करके कहा है कि जल्दी डेटा जो है ऐसो अपलोड करना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना साधा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से डेटा काफी स्लो अपलोड होता था वो इस बार हो रहा है और जो रियल पिक्चर है, क्योंकि 10, 12, 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, उसका डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए। लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, खास करके हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की जो रणनीति रही है जाट वर्सेस गैर जाट, उसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा था और जिस प्रकार से उन्होंने बागड़ क्षेत्र में जो पिछले बार किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई थी, ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा
और लास्ट वक्त में आप देखेंगे शैलेजा जिस प्रकार से मुखर हुई और उन्होंने दलित सीएम की बात की थी, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मेरे साथ बने रहिए मनोहर। आई एम आल्सो बीइंग जॉइंड बाय आनंद, एंड आनंद राइट नाउ इफ यू कुड शेड मोर लाइट इनटू what went wrong for the Congress, especially when the issues such as anti-incumbency, with issues such as the wrestlers' protest, with issues with regards to the farmers' protests, were all seemingly favoring the Congress. Yeah, Megha, look, even when we traveled to several parts of the Haryana, people of Congress were very vocal that the issues of farmers was going to help them a lot in the state, as many of the farmers were against the BJP. And the BJP, on the other hand, said that it has already announced the MSP on about 24 crops. So they were providing the promises that they made to farmers, and it is what is going to help the BJP, and that seems to be coming true over here, as the issues of farmer protest didn't matter over here. And even as the early trends which came in the morning, in which the Congress was leading in the first power play, but soon when the game entered into the middle overs, the BJP started gaining ground, and where the BJP instantly started getting the numbers, and the way in which the BJP tackled all the issues in the state. First we saw that in the last 6 months the BJP first changed the chief minister over there in Haryana. It brought Nayab Singh Saini after replacing Manohar Lal Khattar, as there was too much of anti-incumbency against him, and there were a lot of complaints that he didn't meet with the party workers and party organization leaders. So by bringing Nayab Singh Saini, the BJP played a very big card over there, and that helped the BJP, whereas in the Congress the infighting was too much over there, with the Kumari Selja and Bhupender Singh Hooda camp of bringing the fight in the open. Even Randeep Singh Surjewala claiming that why can't he be also the chief minister. So the triple card over here, the infighting of the Congress that came out at the fore just before the elections, that also made a dent in the fortunes of the grand old party, which was seeking to wrest power from the BJP after a gap of 10 years. Even the Congress kept on hopping on the issues of unemployment and several other factors like women safety and wrestlers issue. But the wrestlers issue didn't work out in the favor of the Congress, as the Congress, seems which to was be reflected seeking in the numbers that are at this point in time flashing below my screens. The Haryana Assembly election results now more of a reality than speculation. 51 of those seats that are going to be won by the BJP candidates, then soon going to become MLAs and forming government in Haryana. Coming back to you, Manohar, the situation on the ground right now, you're saying at the Congress headquarters, the celebrations have died down. In contrast, the BJP, the celebrations have just about started. देखिए बिल्कुल बीजेपी की ओर से 100 किलोग्राम जलेबी के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं का अब ये कहना है कि सुबह जब हनुमान जी का दिन है, आज मंगलवार है, तो कांग्रेस दफ्तर में सुबह से लड्डू बंट रहा था, लेकिन अब हम लोग सत्ता का प्रसाद पा लिए हैं और सत्ता के प्रसाद की खुशी में ही अब हम लोग जलेबी का ऑर्डर दे रहे हैं और जलेबी बीजेपी दफ्तर में भी बंटने वाली है। मतलब जस्ट सुबह से जो खुशियां इधर थी अब उस खाते में जा चुकी है, कमल खिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 6 बजे जब बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री आएंगे तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 4 रैलियां और जनसभाएं जो है सो हरियाणा में उन्होंने की है, और जैसा कि बीजेपी कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि अब जो है सो मोदी ने जो योजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार रही, वो डबल इंजन की सरकार ने जो विकास की योजनाएं हरियाणा में चलाई उसका फायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो उसका फायदा मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो किसान का इशू उठाया, जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसानों की जो मांग थी, वो इस रिजल्ट से महसूस होता है कि ये बात जो कांग्रेस ने उठाई, ये मुद्दा कारगर साबित नहीं हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा कारगर साबित नहीं हुआ, ये रिजल्ट ला रहा है। Okay, all right. So thank you, Manohar. Thank you, Anand, for giving us those reports.